सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक। चलो आज आपके सक्सेस की एक और सीढ़ी को चढ़ लिया जाए। आपके साइंस एग्जामिनेशन में 90 प्लस स्कोर करने का जो आपका सपना है उसे मैं एक और कदम आगे बढ़ा के लेके जाऊं, और ये जो कदम है ये श्योरिटी वाला है। ठीक है, आज तक जितने भी चैप्टर्स आए हैं मैंने आपको बताती गई हूँ कि इस पार्ट से ऐसे क्वेश्चन आता है, इससे ये क्वेश्चन आता है, एंड डेफिनेटली वैसे क्वेश्चंस बनते भी हैं। ठीक है, आज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं एक और इस पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट 2 दूंगी। पार्ट 2 इसलिए, मुझे पता है मैंने हर चीज़ को वन शॉट में कराने का प्रॉमिस किया था, बट वो पार्ट 2 इसलिए नहीं दे रही हूँ कि वो एक्स्ट्रा पार्ट है, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, समझो इस पर्टिकुलर बात को। कुछ कंसेप्ट आपकी एनसीईआरटी के ऐसे हैं कि वो बैठे बिठाए आपके एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन आपको पुट करके दे दिए जाते हैं। आप भी जानते हो कि ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसको मैं अगर इस वीडियो में ऐड करूंगी ना तो क्या होता है, कुछ बच्चे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। इनिशियली वो ध्यान से वीडियो देखते हैं, लेकिन आधे एक घंटे के बाद ना उनका दिमाग जो है इधर उधर विवर करने लगता है। अगर उस टाइम पे मैंने उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दी और अगर वो आपकी छूट गई तो आपके एग्जाम में 4 से 5 मार्क की हानि हो सकती है। वो पर्टिकुलर पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिससे गारंटीड क्वेश्चंस बनते हैं। इस चैप्टर के जो रिएक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है, बहुत सारे रिएक्शंस है। डेफिनेटली 15 एक्टिविटीज़ हैं। 15 में से 15 तो मैं एक्टिविटी याद नहीं लेके आई हूँ, कुछ 2-4 बीच में छोड़ी भी है जो मुझे ऐसे वर्थलेस लगी। ठीक है, जो जिसके वर्थलेस मतलब अच्छी एक्टिविटीज़ हैं लेकिन उसके पूछे जाने के चांसेस कम है। ठीक है, सो जितना मुझे लगा कि पूछा जाना चाहिए उतना मैं लेके आई हूँ आपके लिए। ओके, सो इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल चैप्टर्स की ये एक प्रॉब्लम रहती है बच्चों कि उससे जो है कैसे भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ योर होल केमिस्ट्री। जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो ना, यू ऑलरेडी नो कि वहाँ से बैलेंसिंग का ही क्वेश्चन बनता है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर कोरोजन और डेंसिटी पे पूछ लेंगे, या फिर डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बता दो, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बता दो। ठीक है, लेकिन सॉरी, मेट्रो गई है अभी अभी सामने से, दैट्स वाई आई वॉज ग्लोइंग। ओके, सो बात मैं ये कह रही थी कि हाँ, उस पर्टिकुलर चैप्टर से ऐसे फिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, या ये आ सकता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल उसी तरह इसकी भी गारंटी नहीं है जैसे उन बच्चों की नहीं है जो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, यू आर सपोज टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट सक्सीडेड इन योर लाइफ। ओके, सो क्विक इंट्रोडक्शन के साथ हमारे इस इंपॉर्टेंट से चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे वन शॉट में। सो मेरे साथ जुड़ जाओ वो सारे बच्चे जो कि नए हैं इस चैनल पे। आपके सारे चैप्टर्स नॉट ओनली वन शॉट में करवाए जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि ये पर्टिकुलर गारंटीड इससे क्वेश्चन बनेगा, तो वो आपके लिए भी अलग से सीरीज लाई जाएगी। So my name is Kavya Bhatt and I am a science educator on this platform Progressive Education in the bracket ProEd, where we build your progress every day. ठीक है, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कोर्स में एनरोल होना है जिसमें मैं हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा लेके आती हूँ जो आपके साइंस में 90 प्लस स्कोर कराने में आपको मदद करेगा। एनरोल होने का सबसे आसान तरीका ये है, सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है। वहाँ पे उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, लेकिन आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो काव्या भट्ट करके। वहाँ पे आपको सारे के सारे जो नोट्स, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ जो फ्री में मिलता है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और जिस भी चीज़ का आपको नोट्स चाहिए वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और क्या करना है, इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और क्या करना है कि सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों पे भी ये बांटना है, क्योंकि आगे जाके मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आने वाली हूँ जो आपके लिए बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे आप ऐसा लिख सकते हो। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट बैक टू अवर चैप्टर। सबसे पहले डिकोड कर देते हैं नाम को। एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग बच्चों, बेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल पढ़ेंगे, बेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एल्कलाई क्या होता है ये पढ़ेंगे, अलग अलग इंडिकेटर्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, हर चीज़ आपको इस वन शॉट में मिल जाएगी। ठीक है, सो अगर आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकते हो तो आप ज़रूर पहुंचाइए। ठीक है, तो ये एक वन शॉट सीरीज आपके दोस्तों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो द सॉर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस। जो भी आप खाना खाते हो उसका जो पर्टिकुलर टेस्ट होता है वो एसिडिक और बेसिक नेचर की वजह से होता है। ठीक है, इफ सम इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम नोन एज एसिडिटी और ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट।
लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा, आप उनको क्या पिलाओगे? आप उनको इनो पिलाओगे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है इनो का, बट ऐसा है ना, इनो की एडवर्टीजमेंट्स बहुत ऐसे वायरल होती है, तो मैंने जस्ट बता दिया इनो का यूज़ करोगे। दैट इज़ अ बेकिंग सोडा, एक टाइप ऑफ सोडा होता है वो। क्यों आप किसी को एसिडिटी हुई है तो लेमन नहीं खिलाते या विनेगर नहीं खिलाते, पिलाते, लेमन जूस नहीं पिलाते या विनेगर नहीं पिलाते? क्यों? बिकॉज यू नो दैट इट इंक्रीजेस एसिडिटी, और आपको एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है, नलिफाई करना है। विच प्रॉपर्टी है ये जाने दो, ये काम करनी है। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलिफाई। सी, मुझे एनसीईआरटी की लाइंस भी याद हो चुकी है। ईच अदर्स इफेक्ट, अगर एसिड है तो बेस डाल के एसिड की इफेक्ट को नलिफाई करो, बेस है तो एसिड को डाल के बेस की जो प्रॉपर्टी है या बेस की जो इफेक्ट है उसे नलिफाई करो। हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेज विदाउट टेस्टिंग दैम। तो हम लोग टेस्ट करते हैं, टेस्ट नहीं करते। अलग अलग चीज़ों से टेस्ट करते हैं और पता करते हैं कि अंदर जो है बेस है या फिर एसिड है। चलो, ये तो सिट्रिक एसिड आप जो है चख सकते हो। कभी अगर HCl आ गया तो क्या करोगे? ऐसा, फिर प्रभु के पास, प्रभु के डायरेक्ट दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी अगर ऐसे वो ज्योतिषी वगैरह में, शिक्षा में बिलीव करते हो तो आपको ज्योतिष की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको प्रभु के साक्षात दर्शन करा सकती हूँ। ठीक है, एक काम करना, डेथ नोट नहीं लिखना चाहती मैं यहाँ किसी का, वरना मैं बता देती क्या करना है, सबसे आसान तरीका। ये साइंस पढ़ने के लिए ये बड़ा क्रिंज होता है, पता है। व्हेन यू नो साइंस यू नो एवरीथिंग। तो चलो मेरे साथ आज कुछ अच्छा सा साइंस पढ़ ही लो। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका टेस्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ योर प्यारा प्यारा एसिड। सॉर इन टेस्ट होते हैं और चेंज करते हैं ब्लू लिटमस को रेड कलर में, वेरेस जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं, और चेंज करते हैं रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में। लिटमस क्या है हमारा? लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है कि जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। टर्मरिक, इसको टूरमरिक या ट्यूरमरिक कोई नहीं बोलेगा, अंग्रेज की औलाद बनने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तानी हो हिंदुस्तानी रहो। इज अनदर सच इंडिकेटर। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट स्टेन ऑफ करी? ये ना एक्चुअली मैंने इसलिए लाया बिकॉज ये केस बेस में पूछा जाता है कभी कभी, कि क्या है कि आपके पास एक वाइट कलर का क्लोथ है जिसपे मान लो कि कुछ गिरा हुआ है, मान लो टर्मरिक का कुछ वैसा आ गया है, उसके ऊपर कोट आ गया है, या खाते खाते आपने कुछ गिरा दिया। जैसे ही आप उसको बेस से, यानी कि आप सोप से या डिटर्जेंट से उसको वॉश करोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस से वो रेड कलर चला जाता है, और दो स्टफ, ये केस बेस में पूछा जाता है, तो इस चीज को आप पढ़ के जाना। एक बार मैं यहाँ पर भी पढ़ा देती हूँ। क्लोथ विच बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप which is a base in nature is scrubbed on it. It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. ठीक है, you can also use synthetic indicators such as methyl, orange and phenolphthalein for such acid base फॉर टेस्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, सबसे पहले लिटमस सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक पर्पल डाई होती है, बिल्कुल इसी कलर की होती है जिस कलर से मैंने लिखा है वहाँ पे। एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसे लाइकन से। लाइकन क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गी और फंगस का, जिसमें एल्गी जो है फूड प्रोवाइड करती है और फंगस जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो लिटमस को लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। प्लांट बिलोंगिंग टू थैलोफाइटा। इसे याद नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, बट ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है तो मैंने बता दिया। लिटमस सॉल्यूशन है वो एसिडिक भी नहीं होता और बेसिक भी नहीं होता है। ठीक है, अगेन आई एम ग्लोइंग। कोई फोटो खींचो। ओके, चलो इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। इंडिकेटर्स जो है, एक तो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचुरली अकर करते हैं नेचर में। वाओ, नेचुरली अकर करते हैं नेचर में। ठीक है, सो लीव्स ऑफ सम फ्लावर लाइक हाइड्राजना, पेट्यूनिया एंड जेरेनियम, ये सब एक एग्जाम्पल है नेचुरल इंडिकेटर्स का। ये आप याद करके जा सकते हो अगर आपको डिफरेंस पूछ ले 2 मार्क में कि ये बताओ नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं। रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, ठीक है, मैन मेड और आर्टिफिशियल को सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, ये भी एक तरीके का इंडिकेटर है जो मैन मेड है यानी कि सिंथेटिक है। चलो एक्टिविटी पे जाते हैं। एक्टिविटी आपको पता है हम लोग कभी भी नहीं छोड़ते। एक्टिविटीज हमें ये बताती है कि कोई चीज़ जो है वो क्यों हो रही है, और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं केस बेस्ड में, सो उसे हम लोग स्किप नहीं कर सकते। आपको कलेक्ट करना है इन सारी चीज़ों को जो आपको बताई गई है। HCl, H2SO4, HNO3, CH3O, COOH, NaOH, CaOH twice, KOH,
MgOH ट्वाइस NH4OH। नाम मैं नहीं बता रही हूँ, आप पढ़ लेना, यहीं पे उसके बाजू में लिखा है आपको ना सबके कॉमन एसिड्स एंड उनके नेम्स प्लस कॉमन बेसिस एंड उनके नेम्स जो है वो लर्न करके जाने हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों अगर बैलेंसिंग वगैरह में कभी बोल दिया आपको कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमको तो पता ही नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl होता है, बेवकूफ़ो, HCl तो पढ़े हो ना। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेबल है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि अलग अलग जो सैंपल्स हमने लिए थे वो रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के साथ किस तरीके से रिएक्शन दिखाता है। सो आपको जो है क्या करना है आप लोगों को कि ये जो टेबल है आप इसे थोड़ा सा समझ के जा सकते हो, रटने की कोई चीज़ नहीं है बच्चों, ये आप डायरेक्टली ऐसा समझ के जाओ कि जब, देखो ध्यान से, जब एसिड जो है, ये 4 एसिड है, 1 2 3 4, ठीक है, पहले के जो 4 एसिड्स हैं वो जब रेड लिटमस से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्योंकि वो एसिड है तो वो रेड कलर नहीं देंगे। ब्लू लिटमस पेपर से जब वो रिएक्ट करेंगे तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। फिनोफ्थलीन जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वो कलरलेस हो जाता है और मिथाइल ऑरेंज जो है पिंकिश रेड कलर का हो जाता है, बिल्कुल आपके गाल की तरह जो आपको क्रश को देख के हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी पिंकिश रेड कलर का आपका मिथाइल ऑरेंज हो जाता है। आपको रेड और ब्लू लिटमस पेपर का तो याद रहता ही है, लेकिन फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज का आपको MCQ में पूछा जा सकता है, असर्शन रीजंस में पूछा जा सकता है, और कुछ ऐसा XYZ करके जैसे आपके क्वेश्चन आता है ना कि एक एक्स सब्सटेंस है, जब उसने फिनोफ्थलीन के साथ रिएक्ट किया ना तो उसने फिनोफ्थलीन को कलरलेस कर दिया, तो बताओ कि आपका जो एक्स है वो एसिड है या बेस, ठीक है। और एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ट्रू और फॉल्स में कि HNO3 solution when drop of phenolphthalein is added into it, it changes phenolphthalene's color to colorless, या फिर उल्टा, सॉरी, फिनोफ्थलीन में जब थोड़ा सा एसिड डाला गया तो उसका जो कलर है वो कलरलेस हो गया, आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। सो आप क्या करोगे, आपको पता चल जाएगा कि वो एसिड है। आपको फिनोफ्थलीन और ये जो है मिथाइल ऑरेंज, इसका एसिड और बेस के साथ खाली रिएक्शन लर्न करके जाना है बच्चों, ठीक है। क्या होता है, एसिड के साथ फिनोफ्थलीन जब रिएक्ट करता है वो कलरलेस हो जाता है। चलो अपनी नोटबुक या फिर अपनी टेक्स्ट बुक निकालो जल्दी से और ये लिख दो ऊपर नोट में, चलो जल्दी निकाल दो। मैं आशा करती हूँ आपने सुना होगा मेरी इंस्ट्रक्शंस को, अपने बुक में ये चीज़ को छाप लो, एक नोट्स बना के रख लो। व्हेन फिनोफ्थलीन रिएक्ट्स विद एसिड इट बिकम्स कलरलेस, while when phenolphthalein is added to base its color changes from red color to pink color, ठीक है। ये फिनोफ्थलीन के बारे में हो गया, आपके उसी एक्टिविटी के ना नीचे लिख दो ये चीज। मिथाइल ऑरेंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज जो है व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ एसिड इट टर्न्स इट्स कलर टू पिंकिश रेड कलर, whereas when it is reacted with base it remains yellow in color, ठीक है। सो अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी है तो एक आध दो बार ऐसे रिवाइंड करके देख लेना, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन के बारे में बच्चों को नहीं पता होता है, इस टेबल को है आपको सारे के सारी चीज़ों को लर्न करके जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एसिड फिनोफ्थलीन कलरलेस, बेस फिनोफ्थलीन पिंक कलर, रेड से पिंक कलर, ये ज़रूर याद रखना। फिर एसिड मिथाइल ऑरेंज पिंकिश रेड, बेस मिथाइल ऑरेंज रिमेन्स येलो या फिर नो चेंज, ठीक है, रिमेन्स येलो, आप ऐसे ही याद रखना। These indicators tells her whether the substance is acidic or basic by change in color। यहाँ पे चेंज इन कलर हुआ, फिनोफ्थलीन का कलर जब पहले पिंक हुआ करता था या फिर तो क्या हुआ कि एसिड जैसे ही आपने डाला तो वो कलरलेस हो गया, चेंज इन कलर हुआ तो मुझे पता चला कि वो एसिड है, ठीक है। देर आर सम सब्सटेंसेस हुज ओडर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, ठीक है, इनको हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। आपको इसकी डेफिनेशन लर्न करके जानी है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपको 2 मार्क में कई बार पूछ लेते हैं। फाइनली चॉप्ड आपको अनियंस लेने हैं प्लास्टिक बैग में अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ। तो क्या होगा कि टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव इट ओवरनाइट इन द फ्रिज। द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड एज फॉर टेस्ट ऑफ एसिड और बेसिस। और आपको क्या करना है 2 स्ट्रिप्स लेनी है, 2 क्लोथ की स्ट्रिप्स लेनी है और उनका ऑर्डर चेक करना है। कीप देम ऑन क्लीन सरफेस एंड पुट ड्रॉप्स ऑफ एसिड HCl सॉल्यूशन एंड द स्ट्रिप
एंड दूसरे स्ट्रिप में आपको NaOH डालना है। कुछ नहीं करना है, आपको कटे हुए प्याज लेना है और उसको जो है कॉटन क्लोथ की स्ट्रिप्स के साथ एक बैग में भर के ओवरनाइट फ्रिज में रख देना है। फिर आप उसको पहले स्मेल करोगे। अगर आपका नाक मेरी तरह बंद नहीं है तो आप ज़रूर खुशबू ले पाओगे। खुशबू तो नहीं, बदबू ही आती है, ठीक है। ओके, सो फिर क्या करोगे, उन कॉटन की स्ट्रिप को आप एक साफ सरफेस पे रखोगे, एक ड्रॉप का एसिड, दूसरे पे एक ड्रॉप का बेस डालोगे। फिर क्या करना है, आपको रिंस कर देना है क्लोथ स्ट्रिप्स को विथ वाटर एंड अगेन चेक द ओडर, एंड दोबारा से ओडर को चेक करना है और फिर ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। क्या करना है फिर, ये जो है वेनिला एसेंस एंड क्लोव के बारे में, ये आपको दूसरे एग्जांपल्स दिए हुए हैं बस, बट ये जो है चेंज इन ओडर आप देख पाते हो। ये बस आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में बताया गया है। दिस एक्टिविटी इज़ नॉट दैट नेसेसरी, ये तो आप खुद से भी बता सकते हो। एक्टिविटी एक जो इंपॉर्टेंट थी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की, वो मैंने आपको सिखा दी। अगर आप ये दोनों नहीं भी सीख के जाओगे तो चल जाएगा। आपको क्या करेंगे, 2 मार्कर में पूछेंगे कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये बताओ, एक एक्टिविटी से बताओ, तो ये आप बता सकते हो वहाँ पे। और नीचे लिख देना कंक्लूजन्स में कि चेंज इन ओडर हो जाता है जब एसिड और बेस से जो है आपका ये रिएक्ट करता है। चलो बच्चों, अब ये देखते हैं कि एसिड और बेस जो है वो मेटल्स से कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ समझ आई होगी अगर आपने एसिड बेसिस पहले पढ़ा है तो, क्या कि या तो रिएक्शन में H2O रिलीज होता है, ठीक है, या फिर H2 रिलीज होता है। आपको क्या करना है, जितने भी रिएक्शन मैंने पर्पल से लिखे हैं, इधर यू टेक अ ब्लैंक पेपर और सब कुछ छाप दो, ठीक है, और उन सारी चीज़ों को लर्न करते जाओ। या फिर जैसे मैं आपको बताती हूँ आगे लिखना कैसे, रुक वेट, टीचर्स के असिस्टेंट चाहिए, इस एक्टिविटी को खुद से घर पे मत करना। क्या करना है, 5 ml आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। मैं आपको बताऊंगी डाइल्यूशन क्या होता है आगे, मैं इसका नोट्स लेके आई हूँ इसलिए अभी नहीं बताया। इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स टू इट। एसिड में जब मेटल मिलता है तो क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे आज यहाँ पे, ठीक है। आपको अगर कुछ याद हो, फर्स्ट चैप्टर में भी ऐसा कुछ तो किया था हमने, जिंक के साथ ही किया था। कमेंट डाउन करो अगर आपको वो चीज़ याद है, तो अगर नहीं है याद तो मेरे फर्स्ट चैप्टर को केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पहले उसको जाके देखो, फिर यहाँ पे आना, ठीक है। आप ऑब्जर्व क्या करोगे जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ होते हुए, पास द गैस इवॉल्व थ्रू अ सोप सॉल्यूशन, वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन। जब आप क्या करोगे कि मैं आपको डायग्राम पहले बता देती हूँ। यस, थोड़ा सा बच्चों डायग्राम ब्लर्ड है, बट आप अपनी एनसीईआरटी साथ लेकर ही बैठे होंगे, आई होप सो, ठीक है। ऐसा समझ लो कि ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, उसमें ना ये जो है ये जिंक ग्रेन्यूल्स है मेरे डाइल्यूट HCl के सॉल्यूशन में, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको प्लग कर दिया, क्यों, ताकि बाहर का ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली इससे ना मिल सके। और मैंने यहाँ से एक ट्यूब ज्वाइन की यहाँ तक, ये जो मेरा है ये सोप वाटर है, सोप सॉल्यूशन मान लो। यहाँ से जब मैंने इस गैस को पास कराया ना, तो ऐसा समझ आया कि यहाँ से ना बबल इवॉल्व हो रहे हैं। और जब इन बबल्स के पास मैं एक कैंडल को लेके आ गई तो ये जो है ये बर्स्ट होने लग गए, यानी कि पॉपिंग साउंड देने लग गए। पॉपिंग साउंड हमें कौन सी गैस देती है मैम, पॉपिंग साउंड हमें देती है हाइड्रोजन गैस। वेरी गुड, ताली बजाओ खुद के लिए। अब आपको ये पता चल गया कि जो मेटल है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। चलो पीछे एक बार देख लो कि क्या क्या होता है। दिल जुड़े बिना ही टूट गए, आपको रिपीट करनी है सेम एक्टिविटी, HCl HNO3 और CH3COOH के साथ सेम रिएक्शन ही आएगा बच्चों, ठीक है। मेटल जो है डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म कंपाउंड नोन एज सॉल्ट। अब एसिड के साथ अगर जो मेटल मैं मिक्स कर रही हूँ तो मेरा जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो मेरा पर्टिकुलर सॉल्ट बना है उसका नेचर एसिडिक होगा और उसके वो एक मेटल सॉल्ट होगा, ठीक है। सॉल्ट कौन सा, तो लिख दो मेटल सॉल्ट, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, एसिड को मेटल के साथ करा रही हूं तो मेरा मेटल सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये है एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हायर रिएक्टिविटी का जो मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लोअर रिएक्टिविटी के मेटल को फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके, place few drops of granulated zinc metal in the test tube, add 2 ml of sodium hydroxide NaOH solution and warm the contents in the tube। पहले हमने एसिड मिलाया था, अब हम लोग बेस मिला रहे हैं। चलो देखते हैं कि क्या बनता है।
रिपीट द टेस्ट। हाँ ठीक है, ये जाने दो। ये देखो सोडियम जिंकेट, अब ये क्या, ये भी तो एक मेटल सॉल्ट ही है, ठीक है। 2NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2। ये पता है, ये x के फैक्टर में आपको पूछ लेते हैं, प्लस H2, बिकॉज इसका जो फॉर्मूला है वो याद करने के लिए डिफिकल्ट है। सो वो क्या करेंगे कि NaOH को रिएक्ट करवा रहे हैं, मान लो बेस ले लिया NaOH, या फिर इसकी जगह KOH भी ले सकते हैं बच्चों। जब अगर KOH ले लेंगे ना, KOH प्लस Zn, तो क्या बनेगा, ये K2 ZnO2 प्लस H2, ठीक है। ये पोटेशियम जिंकेट हो जाएगा। Na और जो K है वो सेम तरीके के रिएक्शन शो करते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता है कि K, या फिर अगर आपको नहीं याद रहता है कि KOH किस तरीके का सॉल्यूशन रिएक्शन देता है, तो आप NaOH जैसा ही KOH देता है, ठीक है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला जो है बच्चों, आप इसको लर्न कर लेना। 2 या 3 मार्क में ये लोग XYZ जिस तरीके से पूछते हैं वो लोग पूछ सकते हैं। सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे लिखवा देना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ आप अपनी NCERT निकाल के एक अच्छे बच्चों की तरह लिखें, ठीक है। सबसे पहले तो जब हमने एसिड प्लस मेटल दिया था तो वो हमें सॉल्ट प्लस, कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी अभी इस जो वीडियो चल रहा है उसको म्यूट करो या फिर इसको पॉज करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि पानी देता है या फिर H2 गैस। आई होप सो आपने मेरी बात मानी हो, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा याद ही ये रखना है बच्चों कि H2 रिलीज होता है या H2O रिलीज होता है, और बेस को भी जब आप मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो तो वो भी आपको देता है सॉल्ट प्लस H2 गैस। H2 गैस वाली एक ये जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको H2 गैस की बहुत बार पूछी जाती है एक्टिविटी, कि आप एक एक्टिविटी से बताओ बच्चों कि क्या किस तरीके से जो है H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। और उसकी प्रेजेंस को हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो एक तो आपकी ये वाली एक्टिविटी हो गई 2.4 वाली। एक आपने एक्टिविटी पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, वहां पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। तो हाइड्रोजन गैस है ना, आपकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में रिलीज होता है। आपको इस पर्टिकुलर 2.5 एक्टिविटी में क्या करना है, और पहले ये जान लो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। हम जान रहे हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरीके से रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, लेबल करना है उन्हें A और B करके। आपको 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब A लेना है, और 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है यानी कि NaHCO3 इन टेस्ट ट्यूब B। आपको ऐड करना है 2 ml HCl दोनों टेस्ट ट्यूब्स में। आपको ये देखना है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब ए में जहाँ पे आपने सोडियम कार्बोनेट लिया था उसके अंदर जब आपने HCl मिलाया तो आपको NaCl यानी कि सॉल्ट दे रहा है, पानी मिल रहा है और CO2 मिल रहा है। CO2 इस पर्टिकुलर केस में मिलता है, क्यों मिलता है मैम, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट है। क्या आपको याद है एक और ऐसा हमने रिएक्शन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में बच्चों, जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग कुछ करके, कुछ ना कुछ तो हम कर रहे थे उसके साथ, क्या कर रहे थे ये कमेंट सेक्शन में बताना, किस तरीके से हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 रिलीज करा रहे थे, या फिर ये बताना कमेंट सेक्शन में कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें किस तरीके से हम CO2 मिला के CaCO3 बना रहे थे। क्या आपको ये छोटी सी बात समझ आ रही है बच्चों, आपके केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस है जब उसमें कार्बोनेट प्रेजेंट होता है तो वो रिलीज करता है CO2 गैस को, ठीक है। ये पर्टिकुलर रिएक्शन अगर एग्जामिनर को आपको पूछना होगा तो वो कैसे पूछेगा आपको कि Na2CO3 है, या फिर ऐसा समझ लो कि कोई मेटल कार्बोनेट है, जब उसको आप एसिड से रिएक्ट कराते हो, मान लो आपको XCl दे दिया, HCl नहीं XCl दे दिया, सॉरी। क्या आपको पता है उबासी क्यों आती है? उबासी इसलिए नहीं आती क्योंकि आपको नींद आ रही होती है, आप उबासी इसलिए लेते हो बच्चों क्योंकि ना आपके बॉडी में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन गैदर करने के लिए आपको उबासी आती है। तो मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है। अब मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ, चिल्लाऊंगी नहीं, ठीक है। आपको क्या इतनी सी बात समझ आ रही है बच्चों कि जहां जहां कार्बोनेट होता है वहां पे CO2 रिलीज होता है, ठीक है। जाके देख के आओ फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शंस पे, मेरे नोट्स में देख के आओ, टेलीग्राम चैनल पे मैंने हर एक चीज को स्पेसिफाई किया है कि जहां जहां कार्बोनेट है CO2 कैसे और किस तरीके से रिलीज हो रहा है, ठीक है।
चलो अब पढ़ते हैं टेस्ट ट्यूब बी में, जहाँ पे आपने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था। क्या होगा, यहाँ पे 2 NaCl थे। देखो आगे के जब टेस्ट ट्यूब ए लिया था तब यहाँ पे 2 NaCl थे। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लोगे और उसे HCl के साथ रिएक्ट कराओगे बच्चों, तो ये भी आपको सेम चीज देगा, यानी कि सॉल्ट, पेपर, ऑरिगानो, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, वाटर, और ये आपको क्या देगा, CO2 गैस। हाँ मैं क्वेश्चन के बारे में बता रही थी, सॉरी मैं भूल गई, मैं क्वेश्चन के बारे में बता रही थी बच्चों आपसे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं बच्चों क्वेश्चंस के, मान लो कि आपने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया है HCl के साथ, ठीक है, तो वहां पे एक ऐसी गैस इवॉल्व हो रही है जो कि फायर एक्सटिंग्विश में हेल्प होती है। फायर एक्सटिंग्विश यानी कि आग लगी उसे बुझाने के लिए उस पर्टिकुलर गैस का यूज होता है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, H2 गैस लिख के आ जाएंगे, जहां जहां गैस के बारे में पूछा होता है ना, तो हर बच्चा ना H2 गैस पहले लिख के आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। कई बार NO2 गैस भी रिलीज होती है, आपको याद हो अगर वो ब्राउन कलर की गैस है, ठीक है। कई बार CO2 गैस भी रिलीज होती है जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज करते हैं। तो बेवकूफों की तरह हर जगह H2 गैस मत लिख के आ जाना, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को मेरे साथ याद करके जाना। याद आया कुछ, ठीक है, समझ आया कुछ। CO2 के बारे में बात करी थी मैं अभी, कि CO2 को आप फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, यूज्ड एज फायर, बुझाने के लिए, बुझाने के लिए। तो क्या आपको ये बात पता है बच्चों की जो आपके यहाँ पे वो रेड कलर के ऐसे होते हैं ना खंबे जैसा, जो यू नो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, वो पानी आप ऐसे 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 मार मार के उसको आग बुझाते हो, वो बिल्कुल CO2 ही होना चाहिए, तभी पानी बुझेगा, अरे पानी क्या, आग बुझेगी, ठीक है। एंड देर आर मेनी केसेस बच्चों जहाँ पे आग लगती है तो आप जो है पानी नहीं डालते हो। कब नहीं डालते, जब इलेक्ट्रिकल वायरिंग का शॉर्ट होने से अगर आग लगी हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करते हो, इन फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज करते हो, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में आपकी CO2 गैस भरी हुई होती है। आप अगर CID देखते हो तो आपको पता होगा, मैं अभी अभी एक देख के आई उसका एपिसोड, जिसमें ना वो किसी केमिकल के कारण आग लगी है और उसको बुझाने के लिए वो लोग CO2 गैस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके अब इस CO2 गैस को, अभी अभी मैंने आपको बताया था बच्चों ये चीज, पता नहीं मैं क्यों ऐसा करती हूँ, जो चीज मैं पूछ लेती हूँ ना वही नेक्स्ट स्लाइड में आंसर होता है। जो मैंने आपको आगे पूछा था ना, CO3 वाला रिएक्शन बताऊं जहाँ CO2 का यूज होता है, ये वही रिएक्शन है आपका। CaCO3 जब आप जो है अच्छा यहाँ पे सॉरी सॉरी, CaOH ट्वाइस में जब आप CO2 गैस मिलाओगे तो ये CaCO3 बना देगा। CaCO3 अगर आपको याद हो बच्चों, तो इसे ना आप लाइमस्टोन बोलते थे, या फिर मार्बल बोलते थे, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट बोलते थे। अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे ना, तो ये भी CO2 और H2O रिलीज करेगा, ठीक है। बेसिक रिएक्शन चेंज नहीं होती है बच्चों। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट देता है, पानी निकाल देता है, और आपका CO2 गैस इवॉल्व कर लेता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओगे CaOH ट्वाइस का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। ये हो गई आपके डायग्राम है, ये जस्ट देख लो, बस देखने के लिए ही है और कुछ नहीं है। जब आप एक्सेस ऑफ CO2 पास करोगे तो क्या होगा कि CaCO3 सॉलिड फॉर्म में H2O और CO2 के साथ रिएक्ट करके CaHCO3 ट्वाइस बना देगा, जो कि एक एक्वेस सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है ये होमवर्क रहेगा बच्चों। आपको क्या करना है, मुझे ये बताना है कि क्या बताऊँ, हाँ CaCO3 है, उसे रिएक्ट करवाया हमने एसिड के साथ, HCl ले लो, चलो आपका नहीं मेरा, HCl ले लो। तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनता है, सॉल्ट, उसका नाम आपका होमवर्क है, प्लस एक दो गैस बनती है, एक तो आपका H2O बनता है, दूसरा क्या बनता है ये आप बताओगे, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आप मुझे ये बताओगे कि CaOH ट्वाइस जब आप इसमें CO2 डालते हो तब क्या होता है, क्या बनता है, ये बताओगे। ये आपका X हो गया, ये आपका Y हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। फिर जब CaCO3
इसमें आप एक्सेस, यानी कि मान लो आपने इसी रिएक्शन में एक्सेस ऑफ CO2 आप डाले जा रहे हो, तो इसी में जब आप CO2 मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे तो क्या बनेगा ये आपको मुझे बताना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में XYZ क्या है ये आप मुझे बताओगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आज का ये है बच्चों, आज का ये है कि क्या दूं कुछ आसान सा। हाँ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जगह तो नहीं है, प्लस ABC दे रही हूं, जैसे यहाँ पे XYZ दिया ना, यहाँ पे ABC दे रही हूं, गिव्स सॉल्ट प्लस CO2 प्लस B। आपको A और B क्या है ये पता करना है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बता सकते हो। ओके, ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव अ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट CO2 एंड H2O। ओके, रिएक्शन भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो ABCD देने का कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन फिर भी आप आंसर तो बता ही सकते हो मुझे, क्योंकि आपने भी मेरी तरह इस स्लाइड को पहले बनाया है, इस स्लाइड को देखे बिना। सो आंसर जरूर कर देना, ठीक है। एसिड्स और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, आपने इनिशियली ही ये चीज वीडियो में देख ली थी बच्चों, कि एसिड और बेस जो है ना वो एक दूसरे की चीजों को या फिर इफेक्ट को जो है नलिफाई कर देते हैं। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में एसिड ज्यादा है, आप उसमें उतना ही बेस डाल दो तो वो एसिड की इफेक्ट को नलिफाई कर देगा। 2 ml डाइल्यूट NaOH लेना है टेस्ट ट्यूब में और ऐड करना है 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन इस सॉल्यूशन में। व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन, कमेंट सेक्शन में बताओ। आगे मैंने बता दिया कि जब फिनोफ्थलीन जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यहाँ पे जो पूछा हुआ है फिनोफ्थलीन बेस के साथ किस तरीके का रिएक्शन देता है। आपको डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऐड करना है अबव सॉल्यूशन के ड्रॉप बाय ड्रॉप, और आपको देखना है कि उसके बाद क्या होगा। ये जो प्रैक्टिकल है ना, ये मैंने ऑफलाइन में बच्चों को कराया था एक बारी। हमने NaOH लिया था एक टेस्ट ट्यूब में, फिर उसको डाइल्यूट किया था और उसमें फिनोफ्थलीन मिलाया था, फिर हमने उसमें एसिड मिलाया था, तो हमने देखा था कि कुछ तो हुआ था, ठीक है। अब रेड से पिंक कलर होता है बेस के साथ, ठीक है, और जब एसिड डालते हो तो वो कलरलेस हो जाता है दोबारा से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेस की जो एक्टिविटी है एसिड ने उसको नलिफाई कर दिया। तो यही चीज, इसी चीज को ना हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। रिएक्शन क्या है इस पर्टिकुलर चीज की, NaOH प्लस HCl गिव NaCl प्लस H2O। ये है आपके न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की OG रिएक्शन। OG रिएक्शन क्यों, क्योंकि जब कभी भी आपको न्यूट्रलाइजेशन पूछा जाता है आप यही लिख के आते हो। बेस प्लस एसिड है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है, इस चीज को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हो। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स किस तरीके से होता है, एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड in a beaker and add dilute HCl slowly while stirring. Note the color of solution. The color of solution becomes blue green. जिसमें कलर आते हैं ना वो एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती हैं। And the copper oxide dissolves. The blue green color of solution is due to formation of copper अरे क्या लिखा है, copper 2 chloride in the reaction. In general reaction between a metal oxide and an acid is written as this. अब ये ध्यान से देखो बच्चों, मेटल ऑक्साइड इज इट रिजेंबलिंग विथ बेस, बेस भी तो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता था ना, तो मेटल ऑक्साइड भी तो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है। इफ बेस जो है वो रिजेंबल कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी मेटल ऑक्साइड के साथ, तो आपका जो मेटल ऑक्साइड होता है ना बच्चों वो बेसिक नेचर का होता है। यार इतनी गड़बड़ी हो जाती है ना, कुछ गलत मिटा दो तो। मेटल ऑक्साइड ये जो है, ये कह रही थी कि ये बेसिक नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज बेस से रिजेंबल कर रही है। मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ओके, अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करते हैं बच्चों। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है, जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक थे, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है ये रिजेंबल करते हैं, रिजेंबल्स टू एन एसिड। तो ये जो है एसिडिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर।
बेस रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ये जो है हमने आगे ही पढ़ लिया है, ठीक है। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, क्या कॉमन प्रॉपर्टीज है एसिड्स एंड बेसिस की। ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सारे एसिड्स की सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, सारे बेस की सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। किस तरीके से, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। व्हाट लीड्स टू सिमिलर प्रॉपर्टीज, दिस हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड्स, सबसे पहले तो ये, ठीक है। एक्टिविटी इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक और नॉट। आपको क्या करना है, एक 6 वोल्ट की बैटरी लेनी है, 6 वोल्ट की आपको एक बैटरी लेनी है, एक बल्ब उससे अटैच करना है, स्विच लेनी है, बीकर लेना है, नेल्स लेनी है, 2 आयरन नेल्स लेनी है आपको, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन उसमें डालना है, रबर कॉर, क्यों, ताकि नीचे से जो है वो लीक नहीं करे, एसिड सॉल्यूशन लेना है, इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, टेक 2, हम लोग क्या करें ना बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। आपको याद है इलेक्ट्रोलाइसिस एक डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर मैं HCl दे रही हूं तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू H+ और Cl नेगेटिव में टूटना चाहिए। हम ये एक्टिविटी क्यों परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों, ये जानने के लिए कि सारे एसिड्स में H+ कॉमन होता है या नहीं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 मार्कर या 3 मार्कर में कि ये बताओ कि क्या सारे एसिड्स जो है वो H+ रिलीज करते भी है या नहीं, ये आप एक एक्टिविटी से डेमोस्ट्रेट करो। तो ये एक्टिविटी आप बताओगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपके इसके लिए HCl के लिए सिमिलरली करके लिख दोगे आप CH3COOH H2SO4 और बाकी एसिड्स के लिए। नीचे आप कंफर्मेशन दोगे कि जो एसिड्स हैं वो H+ आयन रिलीज करते हैं, और H+ आयन जब जब भी रिलीज होंगे तब ये बल्ब ग्लो करेगा। किस तरीके से लिखोगे, पहले एम लिखोगे प्रैक्टिकल का। एम क्या है प्रैक्टिकल का, ये देखना कि सारे एसिड्स जो हैं वो H+ आयन रिलीज करते भी हैं या नहीं करते, ठीक है। फिर एम लिखने के बाद आप प्रोसीजर लिखोगे कि ये सारी चीजें जितनी भी इस डायग्राम में मेंशन्ड है आप इन्हें लेके आओ और इस पर्टिकुलर वे में उसे एडजस्ट करो। अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और इसमें जितने H+ आयन बढ़ते जाएंगे तो H+ आयन के आने से ना ये बल्ब जो है ग्लो करेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रखना बच्चों, जब इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं, ठीक है, जब कभी भी इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl को मैं तोड़ रही हूँ Na+ और Cl नेगेटिव में, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सिर्फ NaCl अगर मैं आप कॉमन सॉल्ट लेके आप रख दो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ये सब सिर्फ पॉसिबल है एक एक्वेस सॉल्यूशन में, जहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स में वो टूटते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये सेम चीजें जो मैंने बताई है ना बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, आप उसे खुद से पढ़ लेना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। What happens to acid और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, ये जो है ये भी मैंने आपको अभी अभी बताया। ऊपर वाली चीज क्या डेमोस्ट्रेट करी थी एसिड के बारे में। बेस के केस में क्या रिलीज होगा, NaOH जैसे मैं डाल रही हूँ तो Na+ और OH नेगेटिव रिलीज होगा। तो ये कंफर्मेशन है कि हर एक जो बेस है आपका वो OH नेगेटिव आयन जो है वो रिलीज करता है। NaCl लेना है एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में और सेट करना है अपैरेटस जिस तरीके से दिखाया है। आपको ऐड करना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या कोई गैस निकल रहा है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखो, ड्रॉपर कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ड्रॉपर से इसीलिए कर रहे हो क्योंकि, और ड्रॉपर से भी करते वक्त ना ध्यान रखना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पूरा का पूरा जला के राख कर देता है। यू कैन नॉट यूज प्लास्टिक ड्रॉपर इनटू दिस, प्लास्टिक गल जाएगा पूरा, बहुत एक्सोथर्मिक होता है, बहुत बहुत हीट रिलीज करता है। आप ये पकड़ते भी हो ना तो पैर ऑफ टोंग से पकड़ते हो, आप एक बार पकड़ने की कोशिश तो करके देखो, वो टेस्ट ट्यूब को फट जाती है वो टेस्ट ट्यूब, अगर ज्यादा आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पोर कर दिया एक साथ। तो आगे मैं आपको डाइल्यूशन में पढ़ाऊंगी भी सही ये चीज। क्या करना है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में लिया और हम लोग ड्रॉप वाइज जो है उसमें डाले जा रहे हैं H2SO4, ठीक है। और फिर ये जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने इसे पैर ऑफ टोंग से पकड़ा, मॉइस्ट लिटमस पेपर देखा, ठीक है। इसी टेस्ट ट्यूब को हमने आगे क्या किया, एक प्लग लगा दिया, यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब रखी और मॉइस्ट जब लिटमस पेपर इसके पास लेके आया तो हमने देखा कि रेड कलर जो है वो ब्लू का जो लिटमस पेपर का है जो वो रेड कलर हो चुका है। रेड कलर आते ही आपने समझ लिया कि वो जो है एसिडिक है नेचर में, ठीक है। टेस्ट द गैस evolved
सॉरी सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। आप देखोगे कि जो ड्राई लिटमस पेपर है ना उसमें कलर चेंज नहीं होता, लेकिन वेट में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। डू यू इन्फर अबाउट द एक्टिव कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl एंड HCl सॉल्यूशन। जब ड्राई HCl होता है तब क्या होता है, HCl सॉल्यूशन होता है तब क्या होता है। ड्राई HCl में जो लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज नहीं होता, लेकिन HCl सॉल्यूशन में कलर चेंज हो जाता है। हाइड्रोजन आयंस HCl के हैं वो प्रोड्यूस होते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर में। ठीक है, ये देखो ये रिएक्शन है आपका, ये जो है ना इसको आप हाइड्रोजन नहीं बोलते हो, आप इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हो, हाइड्रोनियम। इसमें 3 हाइड्रोजन के पार्ट होता है और 1 ऑक्सीजन का पार्ट होता है। आपका ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेपरेटली H+ आयन ना एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो जो है हाइड्रोनियम आयन बना देता है। कैन नॉट अगर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। आपका जो H+ आयन है वो अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। दस हाइड्रोजन आयंस always be shown as H+ aqueous और हाइड्रोनियम H3O+। पानी की एब्सेंस में H+ आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। H+ आयंस को प्रोटोनियम आयन बोला जाता है और H3O+ को आपका हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। इस तरीके का कुछ आपका रिएक्शन होता है, इसलिए होता है बिकॉज ये जो लड़का है ये अकेला नहीं रह सकता। एसिड्स गिव्स H3O+ और H+ इन आयन इन वाटर, और NaOH किस तरीके से शो करता है, Na+ और OH नेगेटिव में टूट जाता है। ठीक है, KOH और MgOH ट्वाइस भी बेस है तो वो भी सिमिलर रिएक्शंस देंगे। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन, एसिड्स जनरेट हाइड्रोनियम आयन, बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर इसे हम लोग एल्कलीज कहते हैं। All bases do not dissolve in water. An alkaline is a base which dissolves in water. They are soapy in touch, bitter and corrosive. इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है डिटर्जेंट, कॉज हार्म। हाँ, ये जो है एक्सोथर्मिक भी होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा। ये मैं तो बड़ा करती थी कि ना हम जैसे कपड़ा आप एक लो, ये चीज़ तो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो, उसमें ना थोड़ा सा उसे गीला करो, ठीक है, और उसके ऊपर ना थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ ऐसे मान लो कि ऐसे पाउडर पड़ा है डिटर्जेंट का, मैंने ऐसे उठाया और इसके ऊपर डाल दिया, एक पाइल जैसा बना दिया, और उसके ऊपर जब आप थोड़े से ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालोगे ना तो यू विल फील कि वो जो है एक्सोथर्मिक हो रहा है, वो जो पर्टिकुलर सोप है वो गर्म हो रहा है। ठीक है, H+ आयन रिलीज करते हैं एसिड्स, और बेस जो है वो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं। इस एक्टिविटी को घर पे जरूर परफॉर्म करना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस तरीके से कुछ होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका, ये समझ लो, HX, इसके नीचे ही एग्जाम्पल लिख देती हूँ, HCl ले लो, KOH ले लो, तो ये आपको दे देगा, यहाँ से देखो Cl गया, यहाँ से K गया, KCl मिलेगा और H2O मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली में HOH मिलता है और ये जो है ये टूट जाता है पानी में H+ और OH नेगेटिव में। ठीक है, और ये दोनों कंबाइन होकर आपका H2O बना देते हैं। दिस इज द रिएक्शन। एक और बार समझा देती हूँ। HX मान लो HCl है, MOH एक KOH की तरह ले लो, MX यानी कि KCl, और H2O बनता है। ठीक है, एक्चुअली में जब पानी के अंदर होता है तो H+ और OH नेगेटिव में फॉर्म में होता है और वो दोनों मिलके H2O बना देते हैं। अलग अलग तरीके से सॉल्ट किस तरीके से फॉर्म होता है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की इक्वली हिस्सेदारी है। ठीक है, मान लो कि अगर मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल बेस बनेगा, यानी कि ये जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी नहीं होगा और बेसिक भी नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। इसका जो pH है वो 7 होगा। ठीक है, और वाटर दे देगा, ये तो आपको बताइए। उसका एग्जाम्पल ये हो गया HCl प्लस KOH गिव्स KCl प्लस H2O। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि अगर मान लो कि मैं एक सॉल्यूशन में वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ले रही हूँ तो मेरा जो सॉल्ट है वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि एसिड की हिस्सेदारी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बेस की, और वाटर निकल जाएगा। ओके, उसका एग्जाम्पल ये NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं बच्चों इसको, हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना वो एक वीक बेस होता है। आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये तीनों पार्ट भी बताने हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करता है, और आपका जो है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करता है। तो वीक एसिड अगर मैंने लिया
और अगर स्ट्रॉन्ग बेस मैंने लिया तो मुझे ये पता चल गया कि अब मेरे बेस की हिस्सेदारी ज़्यादा है। बेस की हिस्सेदारी ज़्यादा होने से क्या होगा, मेरा बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, और पानी निकल जाएगा। ये एक्टिविटी 2.10, आपको क्या करना है, 10 ml पानी लेना है एक बीकर में और ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। अगेन ग्लास ड्रॉपर से करोगे, प्लास्टिक की ड्रॉपर गल जाएगी। एंड स्वर्ल द बीकर स्लोली। स्वर्ल करना क्या होता है बच्चों, मान लो ये मेरा बीकर है तो मैं इसको ऐसे 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 घुमा रही हूँ आराम आराम से, ठीक है। टच द बेस ऑफ द बीकर। क्या आपको एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस लगती है? एक्सोथर्मिक होगा ना तो आपको जो बीकर है वो गरम गरम लगने लगेगा। The process of dissolving an acid and a base in water is highly exothermic. बहुत बहुत एक्सोथर्मिक होती है। केयर मस्ट बी टेकन, ठीक है, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वर्क करते हो, पानी के साथ, एसिड को ही हमेशा पानी में मिलाया जाता है, पानी को एसिड में नहीं मिलाया जाता। देखो इस तरीके की प्रोसेस होती है। मान लो ये मेरा बीकर है, यहाँ पे इसमें मैंने पानी भर दिया और अब मैं ड्रॉप वाइज इसमें ऐड करती जाऊंगी एसिड को। कभी भी उल्टा मत करना, यहाँ पे एसिड ले लिया, यहाँ पे 2 बूंद डाल दी पानी की, पूरा फट जाएगा वो बीकर, ब्लास्ट होता है लिटरली। यू विल हार्म योर स्किन, यू विल हार्म योर बॉडी, आजू बाजू वाले को भी हार्म कर दोगे। कभी भी डाइल्यूशन में एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाया जाता, पानी के अंदर एसिड मिलाया जाता है, वो भी ड्रॉप वाइज। और ड्रॉप वाइज मिलाने का मतलब ये नहीं होता कि 5 ड्रॉप मिला दी अब मैं देख रहा हूँ एसिड, नहीं, वो फटता है। अगर मान लो ज्यादा एक्सोथर्मिक हो गई कोई चीज तो फट के मुंह पे आता है। क्या करोगे, इस तरीके से इतना दूर पकड़ोगे, 2 ड्रॉप मिलाई, स्वर्ल करो, और 2 ड्रॉप मिलाई, स्वर्ल करो और देखते जाओ कि आपको कितना डाइल्यूटेड जो है एसिड चाहिए। If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause mixture of splash and cause burns. ये मैंने आपको बता दिया। The glass container may also break due to excessive heat. ये भी बता दिया, ठीक है। जब आप एसिड और बेस को पानी में मिला देते हो तो उसका डिक्रीज हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों, पर 100 ml में कितने पार्ट्स हैं, यानी कि कितने पार्ट्स एसिड या फिर बेस के हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयंस और आपका जो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, ज्यादा एसिड का पार्ट और कम पानी का पार्ट। जब आप उसको डाइल्यूट कर देते हो तो पानी का पार्ट बढ़ जाता है और जो आपका एसिड या बेस है उसका पार्ट कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो कम हो जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम पे। Such process is known as dilution and the acid or base is said to be diluted. Important है dilution। कितने स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेस हो सकते हैं ये हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता करते हैं। Which is a mixture of several indicators. The universal indicator shows different colors at different concentrations of ions in a solution, ठीक है। आपकी रेड और ब्लू लिटमस पेपर होती है, एक ना एक ऐसे भी लिटमस पेपर आती है जो कि ब्राउनिश कलर की होती है। तो अगर आप उसको एसिड में डालोगे तो वो रेड कलर की हो जाएगी, बेस में डालोगे तो ब्लू कलर की हो जाएगी। वो एक तरीके का यूनिवर्सल इंडिकेटर है। वो ये भी बताता है साथ साथ में कि कोई चीज कितनी एसिडिक या कितनी बेसिक है। एक पीएच स्केल का हम लोग यूज करते हैं। पीएच स्केल कुछ इस तरीके की दिखती है जिसमें हम लोग बच्चों 0 to 7 आपका एसिडिक एरिया होता है, रीजन होता है। आपका 8 to 14 आपका बेसिक रीजन होता है, रीजन। और 7 जो होता है मेरा न्यूट्रल होता है। ध्यान से देखो, ये कलर सिग्निफाई कर रहा है कि जैसे ही आप 7 से लेफ्ट हैंड साइड जाओगे रेड कलर जो है वो बढ़ता जाएगा। 7 से लेफ्ट साइड जाओगे तो रेड कलर है वो बढ़ता जा रहा है। और 7 से जैसे ही आप राइट हैंड साइड जा रहे हो तो आपका जो ब्लू कलर है वो बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा ब्लू कलर जितना बढ़ेगा उतना ही बेसिक होगा वो, और रेड कलर जितना ज्यादा होगा उतना ही एसिडिक होगी कोई चीज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे वो ये है कि पीएच जो है उसे पोटेंस बोलते हैं। पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जिसका मतलब होता है पोटेंशियल, ठीक है। कोई एसिड कितना एसिडिक है या फिर कितने ज्यादा उसमें H+ आयंस है, ये आपको कलर देख के ही पता चल जाता है। उसको आप लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हो, ठीक है। 1 to अगर 0 to अगर मैं 14 की बात करूं तो राइट हैंड साइड
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, और क्या बता सकती हूँ मैं आपको इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, ये कलर देख लो, ये ना आपके यहाँ पे कुछ दे रखा था, आपके एनसीईआरटी में ना कुछ दे रखा है कि इन सारी चीजों के पीएच बताओ, कलर बताओ। आपको बस पानी का एक तो याद रखना है, डिस्टिल वाटर का पीएच जो है वो 7 होता है। सबसे ज्यादा जो बेसिक होते हैं उनका ब्लूइश कलर होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं उनका रेडिश कलर होता है। और अगर कोई चीज ज्यादा एसिडिक है, यहाँ पे मत लिखो, कोई चीज अगर ज्यादा एसिडिक है बच्चों, तो इसका मतलब ज्यादा H+ आयंस उनमें होंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि कोई चीज जो है, एक अच्छा कंसेप्ट भी बताऊंगी आपको अभी। ठीक है, ये रहा ब्लू कलर यहाँ पे ज्यादा है। अगर कोई चीज ज्यादा एसिडिक है तो इसमें H+ आयंस जो है वो ज्यादा होंगे, और अगर कोई चीज ज्यादा बेसिक है तो उसमें OH नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे। बच्चों अब ध्यान से मेरी बात सुनना कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हम लोग किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। जब आप एसिड को पानी में डालते हो, ठीक है, और वो डिसोसिएट हो जाता है, मान लो HCl डाल दिया और H+ और Cl नेगेटिव में वो डिसोसिएट हो गया, जितने ज्यादा H+ आयंस वो रिलीज करेगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। ठीक है, बेसिक अगर कोई ज्यादा है कि नहीं कैसे पता चलेगा, जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस वो रिलीज करेगा उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। और एक चीज समझ लो, वीक एसिड क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, CH3COOH। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, जो CH3COOH है ना, वो वीक एसिड इसीलिए है क्योंकि उससे H+ आयंस जो है वो कम रिलीज होते हैं एज कंपेयर टू दूसरे एसिड्स। और आपका NH4OH जिसको मैंने आपको वीक बेस बताया, वो वीक इसलिए माना जाता है बच्चों क्योंकि उसमें OH नेगेटिव आयन कम रिलीज होते हैं एज कंपेयर टू दूसरे बेसिस। ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता था, तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन लाइफ इज द लास्ट टॉपिक। उसके बाद जो आपका ब्लीचिंग सोडा पाउडर वगैरह बचता है उसका अलग से ही सेशन बनाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वी कैंट लीव दैट। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ, ह्यूमन का पीएच 7.0 to 7.8 होता है। हालांकि आपका जो माउथ होता है उसका पीएच अराउंड 5.5 5.6 होता है। इससे ज्यादा अगर एसिडिक हो जाता है ना माउथ, तो फिर उसमें जो है कीड़े पड़ जाते हैं, कैविटीज हो जाती है। ठीक है, आपका जो स्टमक होता है उसका पीएच 1.6 होता है, और आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एल्कलाइन होती है, इसलिए उसका पीएच 7.0 to 7.8 तक जाता है। ह्यूमन बॉडी, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें यहाँ पर्टिकुलर चीज पे, ये चीजें आपको मेंशन करनी है जब आप हमारी लाइफ में पीएच की इंपॉर्टेंस को बताते हो। हम जो है पर्टिकुलर नैरो रेंज के पीएच है, हम ज्यादा पीएच रेंज जो है उसका बदलाव सहन नहीं कर सकते। अगर 1.6 से अगर डाउन जाता है ना स्टमक का पीएच, तो हमें एसिडिटी हो जाती है। अगर 5.5 से मतलब कम हो जाता है पीएच, 5 हो गया या 5.1 हो गया, तभी भी हमारे कैविटीज हो जाती है, दांत जो है वो गलने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर 7.0 से 7.8 तक नहीं रहा तो फूड जो है डाइजेस्ट नहीं होगा। अदर प्लैनेट्स को याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने यूं ही लिख दिया था बिकॉज एनसीईआरटी में दे रखा था। ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग तो है। एटमॉस्फेयर जो है ना वीनस का, वो थिक वाइट येलोइश क्लाउड से भरा रहता है सल्फ्यूरिक एसिड के। ठीक है, बस इतना याद करना था, याद नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, सॉइल का पीएच बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है प्लांट की ग्रोथ को। प्लांट्स भी हमारी तरह नैरो चेंज इन पीएच रेंज ही सहन कर सकते हैं। अगर उस पर्टिकुलर पीएच से कम या ज्यादा होता है तो आपकी फसल जो है वो बर्बाद हो सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हो या कोई चीज यूज करते हो, तो आपके जो प्लांट की पीएच है वो डेफिनेटली उस फर्टिलाइजर के हिसाब से या तो बहुत ज्यादा एसिडिक या तो बहुत ज्यादा बेसिक हो सकती है और आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, डिफरेंट प्लांट को अलग अलग तरीके की पीएच चाहिए होती है। नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर पीएच कैन डिसरप्ट प्लांट ग्रोथ। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट स्टमक प्रोड्यूसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच होता है 1.6, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ड्यूरिंग indigestion the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases called as antacids. Antacids यानी कि milk of magnesia, यहाँ पे लिखा ये रहा milk of magnesia, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH ट्वाइस। ये आप पीते हो या फिर आप इनो ले लेते हो या फिर सोडा वाली चीजें ले लेते हो। आपने अभी अभी पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज या फिर नलिफाई करने के लिए आप बेस को जो है ऐड कर रहे हो। माइल्ड बेस आप लेते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेते हो।
पीएच चेंज कैन कॉज टूथ डिके, टूथ का जो है 5.5 पीएच ये लिखा भी है, इस अगर इससे लोअर हो जाता है ना तो टूथ एनिमल जो है वो आपकी मेडअप ऑफ होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट। आपने कोलगेट की एड में तो देखा ही होगा, आजकल ये बहुत वायरल चला है। ये आपको लिखना है, जब कभी भी आपको पीएच पे क्वेश्चन आता है तो टूथ डीके पे आता है ये, और आपको ये जो पूरा बड़ा सा नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट, ये आपको याद करना है। इट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ये होता है। ये डिजोल्व नहीं होता पानी में, कोरोड हो जाता है जब पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है। दिस इज द रीजन आप 2 बार ब्रश करते हो बच्चों। ठीक है, आप सुबह मान लो सुबह ब्रश करते हो, ठीक है, और फिर रात को करते हो। रात को भी ब्रश करने से क्या होता है सुबह का आपने जितना कुछ भी खाया है उसको तोड़ते तोड़ते आपका सलाइवरी अमाइलेज रिलीज होता है, आप बार बार उसको यूज करते हो, कहीं ना कहीं आपका माउथ का पीएच जो है वो एसिडिक हो जाता है। उसके उस एसिड के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हम बेसिक यानी कि टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, जिससे कि आपका पीएच जो है वो 5.5 पे मेंटेन रहता है। बैक्टीरिया जो होते हैं स्पाइरोकेट्स बोलते हैं उनको, स्पाइरोकेट्स, वो प्रोड्यूस करते हैं एसिड, डीजनरेट कर देते हैं शुगर फूड पार्टिकल्स एंड रिमेनिंग माउथ आफ्टर ईटिंग। ठीक है, जो खाना अगर आपके दांत में फंसा भी रहता है ना तो उस पर्टिकुलर जगह पे कैविटीज या फिर प्लाग होने के चांसेस ज्यादा है। आप टूथपेस्ट से ब्रश करते हो जो बेसिक नेचर की होती है और क्लीन कर देते हो टीथ को न्यूट्रलाइज कर देते हो एसिड की इसको रिएक्शन या इफेक्ट को। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेरफेयर। हैव यू एवर स्टिंग बाय हनी बी, तो वो आपके जो खून में है ना एक मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड को रिलीज करती है। लीव्स एन एसिड कॉज पेन एंड इरिटेशन। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा एट स्टंग एरिया कैन रिलीव, वो भी अगेन न्यूट्रलाइज कर देता है इसीलिए। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉज बर्निंग और पेन। आपको फॉर्मिक एसिड भी याद रखना है, मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं बच्चों। एमसीक्यू में पूछ लिया कि बी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, तो आप जो है ये सोच के आओगे कि मिथेनोइक तो है ही नहीं, लेकिन फॉर्मिक एसिड ही आपका मिथेनोइक एसिड है। सब नेचुरली अकरिंग एसिड्स, इसको याद करना है। विनेगर है, ठीक है, नेचुरल सोर्स। क्या होता है इसमें, एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप लोगों ने अब तक लर्न कर लिया होगा मेरे साथ। ठीक है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है जो कि अच्छा होता है आपके बॉडी के लिए। टर्मेराइन में टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। सॉर मिल्क यानी कि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड गुड फॉर डाइजेशन, इसीलिए आपने सुना होगा याकुल्ट का योगर्ट आता है डाइजेशन। दही खाना आपके लिए दूध पीने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दही में ना गुड बैक्टीरियाज होते हैं। आपने सुना ही होगा, याकुल्ट की एड में बताती है देयर आर सर्टेन गुड बैक्टीरियाज इन योर लाइफ, तो वो सच में होते हैं। ठीक है, वो गुड बैक्टीरियाज आपके डाइजेशन को ज़्यादा फास्ट कराते हैं, ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो गुड फॉर डाइजेशन, ON, गुड बैक्टीरियाज होता है इनमें। लेमन में अगेन साइट्रिक एसिड होता है। एंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। नेटल स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड होता है। इन दोनों को आप फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हो बच्चों, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये वाला पार्ट 2 में पढ़ो, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। सो इफ़ यू लाइक द सेशन, डेफिनेटली एक लाइक का बटन दबा देना मेरे लिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए हर दिन कुछ नया नया लेके आने की। डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड सब मिलके पढ़ा करो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। ज़्यादा समय नहीं लेना है आपका। थैंक यू सो मच।